हेलो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर है आज का समकालीन दक्षिणी एशिया। तो अगर हम बात करें इस बुक की यानी कि समकालीन विश्व राजनीति की, तो इसमें हमने जो पहले के दो चैप्टर पढ़े, एक तो था शीत युद्ध का दौर और दूसरा था दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें हमने पढ़ा था सोवियत संघ का विघटन। तो वो पूरे विश्व से रिलेटेड थे, वो पूरे दुनिया से रिलेटेड थे। लेकिन अब हम अपना ध्यान सिर्फ एक छोटी अंश की ओर यानी कि पूरी दुनिया के एक छोटे से भाग की ओर यानी कि दक्षिणी एशिया की ओर लेके जाएंगे। तो ये है पूरी दुनिया का मैप, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीनलैंड सारा कुछ है। लेकिन अब हम भारत कहाँ स्थित है? एशिया में है। और एशिया को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है पढ़ने के हिसाब से, जैसे कि दक्षिणी एशिया, उत्तरी एशिया, इस तरह से इसे डिवाइड किया हुआ है। पश्चिमी एशिया, तो उसमें भारत कहाँ है? भारत है वो दक्षिणी एशिया में है। तो हम तो सिर्फ अपना अपना पढ़ेंगे, इस कारण से हम इस बुक में दक्षिणी एशिया एक क्षेत्रीय जो संगठन के रूप में कह सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं ये तो आपको पता ही लग गया होगा कि दक्षिण एशिया एशिया में है और ये वाला इलाका है वो दक्षिणी एशिया में आएगा। अब इसमें 7 देश आते हैं। पहला है देश भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा बांग्लादेश, छठा है श्रीलंका और 7वां है मालदीव। इस तरह से ये 7 देश दक्षिणी एशिया में आते हैं। हालांकि कई बार इसमें जो अफ्रीका है या फिर जो म्यांमार है उसकी भी बात हो जाती है, क्योंकि इसके पास है। कई बार चीन की भी बात हो जाती है क्योंकि इसके पास लगते हैं दक्षिणी एशिया के, लेकिन दक्षिणी एशिया के वो पार्ट नहीं है। लेकिन जब दक्षिणी एशिया की बात हो रही हो तो ये सिर्फ 7 देश ही उसके अंदर आएंगे। तो पता लग गया होगा, एक इसमें भारत है, एक श्रीलंका है, एक मालदीव है। भारत के इधर वाली साइड है पाकिस्तान, फिर इधर वाले साइड है बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। उसके बाद में 1971 में वो बन गया बांग्लादेश। इसके अलावा ऊपर वाली साइड देखिए तो छोटा सा है भूटान और इधर वाली साइड है नेपाल। तो इस तरह से इनकी जो ग्लोब में देखा जाए तो ये यहाँ लोकेटेड है। अब हमने बात की दक्षिणी एशिया की। दक्षिणी एशिया है क्या चीज़, ये हमने अभी तक जान लिया है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये हमने जान लिया है। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है पाकिस्तान में कभी कभी आ जाता है सेना का शासन और कभी कभी आ जाता है यहाँ पे लोकतंत्र। तो ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भारत के बारे में, भारत में किस तरह से लोकतंत्र स्थापित हुआ था। भारत में शुरू से ही, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से लोकतंत्र चला आ रहा है, ये तो हमें पता है। लेकिन इस बुक में हम उसके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास जो दूसरी बुक है भारत के बारे में, हम उसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सिर्फ दक्षिणी एशिया के जो बाकी के देश हैं और बाकी के देशों के साथ जो भारत के संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम जो पाकिस्तान है उसमें किस तरह से सेना का शासन और लोकतंत्र आ जाता है, और दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान के भारत के साथ कैसे संबंध है। ये तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के साथ भारत के कैसे संबंध है, लेकिन फिर भी वो हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। इस कारण से वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। सेना का शासन में सबसे पहले आया जनरल अयूब खान। जनरल अयूब खान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद जल्द ही अपना चुनाव भी करवा लिया, जल्द ही अपना निर्वाचन भी करवा लिया। और होता ऐसे क्या था कि पाकिस्तान में जितने भी सैनिक शासन आए, जनरल से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पे सैनिक शासन है, जितने भी यहाँ पे सैनिक शासन आए उन्होंने खुद को लोकतांत्रिक दिखाने के लिए भी, हमारा चुनाव हुआ है इस कारण से उन्होंने अपना निर्वाचन भी करवा लिया थोड़े टाइम में ही। तो सबसे पहले कौन है? जनरल अयूब खान। इन्होंने थोड़े टाइम में भी अपना निर्वाचन करवा लिया। लेकिन जो जनता होती है वो एक बहुत बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब जनता का इस पे विरोध भड़का, भाई ये तो तुम लोग गलत कर रहे हैं, सही नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से इसको अपना पद छोड़ना पड़ा।
फिर आया जनरल याहिया खान। जनरल याहिया खान के समय में क्या हुआ था, बांग्लादेश संकट आया था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डीपली बताना चाहूंगी कि अगर हम देखें दक्षिणी एशिया में पाकिस्तान है, मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के दो टुकड़े हो गए थे, वो भी किसके आधार पर, धर्म के आधार पर, कि जहां मुसलमान ज्यादा है वो तो हो गया पाकिस्तान का इलाका, जहां हिंदू ज्यादा है वो हो गया भारत का इलाका। हालांकि पाकिस्तान के इलाके में बहुत सारे अल्पसंख्यक हिंदू थे और सिख थे, लेकिन अल्पसंख्यकों को वहां की जमीन छोड़कर भारत के अंदर आना पड़ा था, और जो भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक थे उन्हें पाकिस्तान में जाना पड़ा था। तो हुआ क्या था, ये इसके आधार पर हुआ था, धर्म के आधार पर, कि जहां मुसलमान ज्यादा वो है पाकिस्तान। लेकिन इसमें भी बहुत बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि मुसलमान सिर्फ एक जगह ज्यादा नहीं हुए थे, वो पूरे देश में फैले हुए थे, वो पूरी जगह में फैले हुए थे, लेकिन फिर भी दो जगह थी जहां पे मुसलमान बहुत ज्यादा थे। तो आज के टाइम में जो पाकिस्तान है, आज के टाइम में जो पाकिस्तान है वो था पूर्वी पाकिस्तान, यानी कि एक तो इलाका वो था, यानी कि आज के टाइम में जो पाकिस्तान है उसे नाम दिया गया था पूर्वी पाकिस्तान, बीच में था हमारा भारत। और आज के टाइम में जो बांग्लादेश है वो था इसमें, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, ये था पश्चिमी पाकिस्तान और ये था पूर्वी पाकिस्तान। इस तरह से था, यानी कि अब दो इलाके ऐसे थे जहां पे मुसलमान ज्यादा पाए जाते थे। एक तो बांग्लादेश का इलाका जो पहले के टाइम में पूर्वी पाकिस्तान था, और एक था जो आज के टाइम में पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। अब ये बात हो गई कि जहाँ पे मुसलमान ज्यादा है वो है पाकिस्तान का इलाका। अब दो इलाके ऐसे थे, तो एक को पूर्वी पाकिस्तान का नाम दे दिया, एक को पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दे दिया, हालांकि ये दोनों एक ही देश थे। तो हुआ क्या था 1971 में, अब यहाँ के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, भाई ये तो गलत बात है, हम तो उर्दू बोलते भी नहीं है, हम पर क्यों उर्दू थोपी जा रही है। हालांकि इस बात को हम बांग्लादेश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में वापस से पढ़ने वाले, लेकिन फिर भी थोड़ा एक हिंट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहती हूँ। तो यहाँ के लोगों ने विरोध किया, इसे ही बांग्लादेश संकट के नाम से जाना गया। तो फिर भारत की जो सेना थी उसने भी इसका साथ दिया कि एक नया देश बनना चाहिए, और 1971 में यानी कि इसी साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। इसी साल भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था, और जिसके फलस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, यानी कि बांग्लादेश का जन्म है वो 1971 में हुआ था। ऐसा नहीं था कि जैसे ही भारत आजाद हुआ था तभी बांग्लादेश बन गया था, तब वो था पूर्वी पाकिस्तान। तो इस तरह से हुआ था कि जनरल याहिया खान के टाइम में ही बांग्लादेश बना था, उससे पहले बांग्लादेश नहीं था, उससे पहले वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, वो पाकिस्तान का एक छोटा सा पार्ट था। फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पे लोकतंत्र, यानी ये दोनों क्या थे, ये थे सेना शासन सैनिक शासन। लेकिन अब थोड़े टाइम बाद में यहाँ पे आता है लोकतंत्र, वो भी आते हैं 1971 से 1977 तक। इसमें सरकार बनती है जुल्फिकार अली भुट्टो की। दो सैनिक शासन के बाद एक आता है लोकतंत्र 1971 से 1977 तक, वो भी है जुल्फिकार अली भुट्टो की। उसके बाद में 1977 से लेकर 1988 तक वापिस से आ जाता है सेना का शासन, और इसमें आता है जनरल जियाउल हक। दो बार सैनिक शासन, फिर लोकतंत्र, फिर वापस से सैनिक शासन आ गया, और फिफ्थ में वापस से आ जाएगा हमारा लोकतंत्र, और इसमें सरकार बनेगी बेनजीर भुट्टो की। लेकिन ये भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देते हैं, ये 1988 में लोकतंत्र आया था और ये रहा सिर्फ 1999 तक, यानी 10 साल के लिए ही रहा। फिर वापिस से आ गया जनरल परवेज मुशर्रफ।
अब ये 1999 में इसने हटा दिया नवाब शरीफ को। ये वहाँ के थे प्रधानमंत्री, इन्होंने इनको हटा दिया और खुद का चुनाव 2001 में जो राष्ट्रपति है उसके रूप में इन्होंने करवा लिया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। मैंने आपको पहले भी बताया यहाँ पे जितने भी सैनिक शासन आए उन्होंने खुद को लोकतांत्रिक रूप दिखाने के लिए कि भाई हम तो लोकतांत्रिक है, खुद का शासन यानी खुद का निर्वाचन उन्होंने करवा लिया। तो इस तरह से यहाँ पे कभी तो आ गया लोकतंत्र, कभी आ गया सैनिक शासन, यानी दो में आया सैनिक शासन, फिर लोकतंत्र, फिर सैनिक शासन, फिर लोकतंत्र, फिर सैनिक शासन। अब 2008 से यहाँ पे लोकतंत्र है और अभी तक चला आ रहा है, शुक्र है चला आ रहा है। अब देखते हैं, वापिस से मैं आपको समझा देती हूँ। पहले आया जनरल अयूब खां, फिर जनरल याहिया खां, फिर थोड़ा लोकतंत्र आया जुल्फिकार अली भुट्टो, फिर वापिस से आया सैनिक शासन जनरल जियाउल हक, फिर आया बेनजीर भुट्टो आई और ये लोकतंत्र था। और उसके बाद में फिर से आ गया सेना का शासन जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ आए। 1999 में इन्होंने वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्हें पद से हटा दिया था और 2001 में खुद का चुनाव एक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने करवा लिया था और 2008 से यहाँ पे लोकतंत्र चला आ रहा है। और अब आप मेरी बात सुनिए कि यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से सेना का शासन आ रहा है कभी कभी, किस तरह से कभी कभी यहाँ पे लोकतंत्र आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? यहाँ पे लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं हो पा रहा है, अस्थायी क्यों है? यहाँ पर लोकतंत्र अस्थायी क्यों है या स्थायी क्यों नहीं है? तो अस्थायी होने के कारण लोकतंत्र के पाकिस्तान में अस्थायी होने के कारण, तो पहला कारण है यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा। यहाँ पर सेना, धर्मगुरु, भूस्वामी को बहुत ज्यादा दबदबा है, बहुत ज्यादा प्रभुत्व है। वो यहाँ पे लोकतंत्र को आने ही नहीं देती है, यहाँ पे सेना शासन ही आता है। और दूसरा पॉइंट है भारत के प्रति विरोध की भावना। भाई अब यहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेना का शासन ही बढ़िया है, क्योंकि अगर यहाँ पे लोकतंत्र आएगा तो भारत है पाकिस्तान पर हमला कर देगा और यहाँ पे सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी, इससे अच्छा यहाँ पे सैनिक शासन ही ठीक है, ऐसा यहाँ के लोग सोचते हैं। इस कारण से वो चाहते हैं कि यहाँ पे सेना का शासन ही बना रहे। तीसरा पॉइंट आता है, कुछ का कहना है कि यहाँ की राजनीतिक दलों और यहाँ के लोकतंत्र में खोट है। कुछ कहते हैं कि भाई यहाँ के जो राजनीतिक दल है और लोकतंत्र है उसमें भ्रष्टाचार बड़ा भरा पड़ा है और उसमें खोट है, इस कारण से वहाँ के लोग लोकतंत्र को अच्छा नहीं मानते हैं। और हमारा जो चौथा पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों का अभाव। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समर्थकों का अभाव भी है। अब जैसे एक अमेरिका है, वो इतनी बड़ी महाशक्ति है, वो चाहे तो यहाँ पे लोकतंत्र ला सकता है, लेकिन अमेरिका का भी यहाँ पे स्वार्थ है। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में लोकतंत्र आए, वो चाहता है पाकिस्तान में सैनिक शासन ही बना रहे। इस कारण से वो इसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहा है, इसमें यहाँ पे लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दे रहा है। अमेरिका इतनी बड़ी शक्ति है, वो दे सकता है, वो इसमें पार्ट ले सकता है, अंतर्राष्ट्रीय समर्थक के रूप में बन सकता है, लेकिन वो नहीं बनना चाहता। तो इस कारण से ये 4-5 कारण है जिस कारण से पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं आ पा रहे। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमने कंप्लीट कर लिया कि पाकिस्तान में किस तरह से कभी कभी सैनिक शासन और कभी कभी लोकतंत्र आ जाते हैं और उसके पीछे क्या कारण है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है भारत और पाकिस्तान के संबंध। पता ही होगा भारत और पाकिस्तान के संबंध किस तरह से है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, डीप से पढ़ेंगे, इस कारण से हमारा लिए पढ़ना जरूरी है। तो युद्ध भारत और पाकिस्तान में बहुत बार हो चुके हैं। पहला युद्ध हुआ था 1948 में आज़ाद होते सारी,
फिर दूसरा युद्ध हुआ 1965 में और तीसरा युद्ध हुआ 1971 में। 1971 के युद्ध की कहानी मैंने आपको बता दी, बांग्लादेश संकट के समय की है। जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए थे, यानी उनका जब बंटवारा हुआ था, तो कश्मीर को लेकर बहुत बड़ा विवाद था। पाकिस्तान कहता भाई कश्मीर हमारा है, भारत कहता नहीं कश्मीर हमारा है। इस कारण से दोनों के बीच में युद्ध हो गया और इसके फलस्वरूप कश्मीर के दो टुकड़े हो गए। एक तो है जम्मू कश्मीर जो भारत का है और दूसरा है पाक यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। और ये मसला चला गया यूएनओ में, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मसला चला गया पाकिस्तान को लेकर, जिसके दो टुकड़े हो गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा हो गया पाक अधिकृत कश्मीर। पहला पॉइंट तो हमने युद्ध के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा तनतनी चली रहती है, बहुत ज़्यादा मतभेद की स्थिति यहाँ पे होती रहती है। दूसरा है यहाँ पे हथियारों की होड़। हमने शीत युद्ध में पढ़ा था कि कैसे दोनों महाशक्ति, एक अमेरिका और एक संयुक्त राष्ट्र संघ में, किस तरह से हथियारों की होड़ थी। ऐसा ही कुछ देखने का दृश्य भारत और पाकिस्तान में, दोनों में हथियारों की होड़ लगी रहती है। अब दोनों चाहते हैं भी उसके पास जितने हथियार है ना, उससे ज्यादा तो मेरे पास होने चाहिए, उससे कम एक भी हथियार उससे कम मेरे पास नहीं होना चाहिए। 1998 में भारत ने किया परमाणु परीक्षण। भारत ने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में। उसके कुछ दिनों बाद ही पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। वो क्या, उसने चंगाई पहाड़ पे, चंगाई पहाड़ी पे। दोनों ने ही परमाणु परीक्षण कर लिया 1988 में। मैंने किस तरह से इनमें हथियारों की होड़ लगी रहती है, भाई हमारे पास ज्यादा होने चाहिए, कम तो बिल्कुल भी होने चाहिए। इसके अलावा भारत का ये भी कहना है कि जो भारत में आतंकवादी हमले होते हैं उनको शरण कौन दे रहा है, पाकिस्तान दे रहा है। पाकिस्तान उनको संरक्षण कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है, जिस कारण से भारत पे जो आतंकवादी हमले हैं वो हो रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है, या चौथा कह सकते हैं क्योंकि तीसरा पॉइंट हमारा आतंकवादी हमले का हो चुका है, उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नदी के जल को लेकर विवाद। दोनों देशों के बीच में नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी विवाद है। इसमें नदी कौन सी है, सिंधु नदी। इसके जल को लेकर बहुत ज्यादा विवाद था और उसके बाद में 1960 में विश्व बैंक की मदद से दोनों के बीच में एक संधि हुई थी या एक समझौता हुआ था, वो था सिंधु जल संधि। 1960 में हुई थी विश्व बैंक की सहायता से। कौन सी नदी के जल को लेकर, सिंधु नदी के जल को लेकर एक संधि हुई थी, क्योंकि इन दोनों में मतभेद थे या फिर लड़ाई चल रही थी, विवाद चल रहा था सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर, जिसमें विश्व बैंक ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन दोनों के बीच में एक समझौता उन्होंने करवा दिया। इसके अलावा यही नहीं है, फोर्थ पॉइंट है हमारा सीमा रेखा को लेकर विवाद। सर्करिक की रेखा है, उसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है कि ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सीमा रेखा को लेकर विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो ये आज का जो टॉपिक है, जिसमें समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में हमने पढ़ा कि समकालीन दक्षिण एशिया है क्या, इसमें कौन कौन से देश आते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में कभी कभी लोकतंत्र आ जाता है, कभी कभी सैनिक शासन आ जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों है कि लोकतंत्र स्थायी नहीं हो पा रहा है, या फिर वहां पे सैनिक शासन बार बार क्यों आ रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा भारत और पाकिस्तान के संबंध, कि दोनों के बीच में किस तरह के संबंध है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश कैसे बना, वहां पे किस तरह से लोकतंत्र आया और किस तरह से सैनिक शासन आया। जैसे कि पाकिस्तान में था कि कभी कभी लोकतंत्र कभी कभी सैनिक शासन, वैसा ही कुछ हाल बांग्लादेश का रहा। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे बांग्लादेश और भारत के संबंध, जैसा कि हमने आज की वीडियो में पढ़ा था वैसा ही हम बांग्लादेश के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।